क्वेश्चन लिखें। टू वायर्स A and B, two wires A and B of same material, two wires A and B of same material but of different lengths, L and 2L, but of different lengths L and 2L, have the radius R and 2R, have the radius R and 2R respectively, radius R and 2R respectively. The ratio of specific resistance will be, the ratio of specific resistance will be, specific resistance will be. समझ में आया क्या क्वेश्चन? जल्दी बोलिए। दो वायर है ए एंड बी और एक का लेंथ है एल, दूसरे का लेंथ है 2L, ठीक है ना। एक का रेडियस है आर, दूसरे का रेडियस है 2R। आपसे पूछा जा रहा है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। जल्दी करिए। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बताना है आपको। फास्ट करिए। कितना? 2:1। और लोग बोलिए, सब लोग बताएंगे। सुनिए, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है इसमें, पढ़ा करिए। नहीं पढ़ा करिए ढंग से। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस लिखा हुआ है, रेसिस्टेंस नहीं लिखा हुआ। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, ये होता है आपका रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। और ये सिर्फ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ये लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड। अगर कॉपर का बना हुआ है तो उसका फिक्स स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, रेसिस्टिविटी है। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में रेसिस्टेंस पूछा है या फिर रेसिस्टिविटी पूछा है। बहुत लोग यहाँ से दिमाग लगाने लगते हैं। R इज इक्वल टू रो L/A हो गया, तो रो इज इक्वल टू हो गया कितना? R इंटू A/L, तो लेंथ चेंज हुआ या समथिंग, ऐसा भी करने लगेंगे। बट ऐसा नहीं है, ये कांस्टेंट है। ये डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है, एक पार्टिकुलर डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सुनो, डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। आप 1 मीटर का आप कॉपर लीजिए या 10 मीटर का कॉपर लीजिए, है ना। आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का के रेडियस का आप कॉपर वायर लीजिए या फिर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर आप कॉपर वायर लेंगे, सबका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। इट इज़ ए कांस्टेंट। ये सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर में जो भी फॉर्मूला आप वहाँ लगाए हैं ना अभी रेसिस्टेंस में, टेम्परेचर डिपेंडेंसी सिखाएं आप लोग को रेसिस्टेंस का। जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ रो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम फॉर्मूला चलता है। अगर ये सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है सर, या लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर 18 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर का जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है वो एक पार्टिकुलर वैल्यू है, वो फिक्स होगा। तो 1-2 वैल्यूज आप लोग याद भी रखिएगा, कॉपर का, एल्युमिनियम का, ये सब आप लोग को याद रखना चाहिए, ठीक है ना। कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन, नाइक्रोम, ये जो है ना, इनका थोड़ा स्पेसिफिक वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए। रेसिस्टिविटी का वैल्यू भी 18 डिग्री सेल्सियस पे आपको पता होना चाहिए। वैल्यूज याद कर लीजिए, कभी कभार एसएससी जेईई में पूछ देता है इस तरह का डेटा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसको। कहना मैं क्या चाह रहा हूँ
कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का मतलब होता है रेसिस्टिविटी, और रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रेसिस्टिविटी का डिफिनेशन क्या होता है पता है? इट इज द रेसिस्टेंस, मैंने लिखाया भी है शुरू के क्लास में, इट इज द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हुज लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। या फिर इसी को दूसरे वर्ड में बोलते हैं, इसी को हम लोग दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं कि रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम कंडक्टर। यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा ना, लेंथ अगर 1 मीटर है, एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर है, तो वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। तो इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो रेसिस्टिविटी लेंथ एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। कॉपर का अलग रेसिस्टिविटी होगा, आपके पास एल्युमिनियम का अलग होगा। टेम्परेचर चेंज होगा तो रेसिस्टिविटी चेंज होगा, नो डाउट। जिस तरीके से आपने यहाँ फॉर्मूला लिखा था टेम्परेचर के लिए, RT इज इक्वल टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू T लिखा था। आप सिंबल चाहें तो चेंज कर सकते हैं, रो T इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू T। तो अगर रेसिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, रेसिस्टिविटी का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, टेम्परेचर वाला पढ़ा चुके हैं टेम्परेचर का आपको बहुत डिटेल में, तो सिर्फ वहाँ पे क्या करिए, घबराना नहीं है। रेसिस्टेंस की जगह पर अगर रेसिस्टिविटी भी हो और क्वेश्चन पूछा जाए तो सिर्फ सेम ही फॉर्मूला लगाना है, हर चीज़ सेम रहेगा, सारे कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे। बस आपको ये R की जगह पर क्या लिखना है? R नॉट लिखना है। और वैसे लेंथ एरिया से अगर चेंज करने के लिए बोलेगा तो चेंज नहीं करना है। यहाँ पे साफ साफ बोल देता सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल है, इसका मतलब रो A बाई रो B इज इक्वल टू क्या होगा? 1/1, यानी कि 1:1, 1:1 इसका आंसर होगा। समझा रेयन? कैलकुलेशन करके नहीं निकालना है, कैलकुलेशन करके नहीं निकालना है, ठीक है ना। हाँ, यही क्वेश्चन अगर मैं पूछता कि रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस बताइए तो आप क्या करते? हाँ, तब आप कैलकुलेशन करते, अपना जो भी रो L/A करते, रो तो आपका कांस्टेंट रहता और उसको आप चेंज कर देते। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? तो पहले डिफिनेशन लिखेंगे थोड़ा रेसिस्टिविटी का। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी एक ही मतलब है, लिखिए, हेडिंग दीजिए, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। देखिए, जो छोटा छोटा टॉपिक है ना, हम बीच बीच में कराते रहते हैं, तो टेंशन नहीं लेना आपको कि सर कल इंडक्टर पढ़ा रहे थे, आज फिर चले आए रेसिस्टेंस पे, ठीक है ना। हमको याद आया तो करा दिया मैंने। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी लिखिए, रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस, resistivity is the resistance of a conductor whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square, whose length is 1 meter and area of cross section of 1 meter square। क्लियर है इतना? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? सेकेंड डिफिनेशन लिख लीजिए या और करके लिखिए, और resistivity is the resistance of a unit volume conductor समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या मतलब है इसका? रेसिस्टिविटी तो डिफाइन ही किया गया यूनिट वॉल्यूम के लिए, तो लेंथ उनसे क्या होने वाला है? कुछ होने वाला है क्या? 10 मीटर लो, 20 मीटर लो, 50 मीटर लो, जब रेसिस्टिविटी की बात करना होगा तो 1 मीटर कट करना पड़ेगा आपको एरिया, और 1 मीटर स्क्वायर
1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया। फिर उसके बाद उसका रेसिस्टेंस नापिए, जो रेसिस्टेंस दिख रहा है आपको वो क्या है, रेसिस्टिविटी है, ठीक है ना। जैसे रेसिस्टिविटी बोलेंगे 10 किलोमीटर का है तो 1 मीटर कट करना पड़ेगा आपको, और फिर उसका रेसिस्टेंस आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग ही डिफाइन होगा। क्लियर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है सर, कभी कभी रेसिस्टिविटी ना लिख के क्या लिखता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इसके ऊपर ध्यान आप नहीं देंगे, स्पेसिफिक के ऊपर स्पेशल ध्यान होना चाहिए था, ठीक है ना। यही रेसिस्टिविटी पूछते तो बहुत लोग सही देता, हमको लगता है कि बहुत लोग को ध्यान आ जाता है ना, बट स्पेसिफिक रेसिस्टेंस पूछा गया है तो थोड़ा सा कंफ्यूज हुए कि नहीं हुए। रेसिस्टिविटी बोलते तो बहुत जल्दी क्लिक करता है ना, क्योंकि जनरली रेसिस्टिविटी वर्ड हम लोग यूज करते हैं। यूनिट क्या होता है सर रेसिस्टिविटी का, बता दो। ओम मीटर। कैसे याद रखेंगे सर, क्या आया था ये, रो ए एल ना, ओम मीटर, हाँ ओम मीटर, ठीक है, ओम पर मीटर हमको लगा बोल रहे हो। क्या हो जाएगा बोलो, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर, ये ओम, तो क्या हम बना, ओम मीटर। ओम, हाँ जो भी है, जो भी लेंथ होगा उसके अकॉर्डिंग ओम मीटर करेंगे ना, सेंटीमीटर क्यों करेंगे, ऐसा यूनिट से बोल रहे हैं स्टैंडर्ड में तो, ठीक है ना, ओम मीटर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रेसिस्टिविटी डिपेंड्स on material and temperature, on material and temperature, और लिख लो ढंग से, अच्छा रहेगा। It does not depends on length and area of the conductor. It does not depends on length and area of conductor. Does not depends on length and area of conductor. क्लियर है। नेक्स्ट लिखिए, फॉर कंडक्टर as temperature increases, resistivity increases. As temperature increases, resistivity increases. सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता है ना, इसीलिए पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं किसका, सेमीकंडक्टर का, कंडक्टर का। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता ना किसका, कंडक्टर का। टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेसिस्टिविटी क्या होता है, बढ़ता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। यहां बगल में कुछ हो रहा है क्या, अभी कुछ होता है क्या, शाम में पूजा वूजा कुछ होता है, सरस्वती पूजा था ना कल, हाँ मूर्ति विसर्जन हो रहा है, तो वही रोड पे जा रहा होगा, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा ऑनलाइन वालों, ठीक है। आवाज़ आता है ना, गाड़ी रोड पे भी जाता है तब भी आवाज़ आता है। अब स्टूडियो बना के पढ़ाने में मज़ा नहीं है ना, क्लास में फिर बैठाएंगे कैसे बच्चा को, बोलो। जो मज़ा क्लास वाला है वो ऐसे आएगा क्या, बोलो, ऐसे नहीं आएगा। जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं ना, अकेले कोई इंटरेक्शन नहीं, बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ का प्रॉब्लम होता होगा। आवाज़ खराब आता है क्या, ठीक रहता है, थोड़ा बहुत आता होगा बाहर से, जब बोलते होंगे तो बिल्कुल नहीं आता होगा, जब रुकते होंगे तो आता होगा, है ना। आज तो खूब आवाज़ जाएगा। अच्छा, ये हम गंगा जी में सब लोग ले जा रहे होंगे नहीं, तो तुम लोगों को तो छूट गया, इसी में तो डांस करते हो ना, क्यों, अच्छा नीचे बना था नहीं,
अरे चलिए कोई बात नहीं, इतना होता है त्यौहार व्यवहार में। छठ में तो बाबरे पूछो मत, हावड़ा से चल के आएंगे, छपरा छठ मनाएंगे। एक साल खूब बजा था, जिस साल आया था ना ये रिलीज हुआ था, अब उतना नहीं बजता ना। एक साल खूब बजा था जबरदस्त तरीके से। अच्छा बाबू बता दो, पहले इंडक्टर में कहाँ तक किए थे? इंडक्टर पढ़ रहे थे ना हम लोग। अच्छा इसी क्वेश्चन में होमवर्क लिख लो, फाइंड द रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस ए एंड बी। इसी क्वेश्चन में क्या था? इन द अबव क्वेश्चन फाइंड रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ए एंड बी। घर से करके लेके आना, क्या आता है आंसर देखते हैं। बहुत लोग तो सॉल्व भी किए हैं, चेक कर लिया जाएगा। तुम तो कर भी लिया है, गलत जो सॉल्व किया होगा वो रेसिस्टेंस से निकाला होगा, है ना। इन द अबव क्वेश्चन फाइंड द रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस ए एंड बी। अरे सन्नी तुम लोग तो हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ, कुछ समझ में आता है? तुम लोग तो हिंदी मीडियम में पढ़े हो ना। क्या बोलते हैं रेसिस्टिविटी को? रेसिस्टेंस को बता दो तो प्रतिरोध होता है, और रेसिस्टिविटी को क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, विशेष प्रतिरोध है। विशेष प्रतिरोध खतरनाक वर्ड है। हाँ अब नहीं समझ में आता, अंग्रेज हो गया तुम लोग तो क्या समझ में आएगा। हाँ बताओ लास्ट लाइन बताओ तो निर्मला, बताओ लास्ट लाइन क्या लिखा था? एग्जाम्पल ऑफ इंडक्टर्स है ना। चलिए एग्जाम्पल ऑफ इंडक्टर्स हमने लिख लिया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए एवरेज पावर, लिखिए एवरेज पावर फॉर प्योर इंडक्टर, एवरेज पावर फॉर प्योर इंडक्टर is always zero. Average power for pure inductor is always zero if supply is, लिखिए if supply is periodic, if supply is periodic, if supply is periodic। कहने का मतलब है ऐसा वाले में देखो तो ऐसा वाले में हो जाएगा क्या पावर इसका जीरो, जब तक नेगेटिव नहीं होगा तब तक नहीं होगा। एवरेज जीरो कब होता है? एक पॉजिटिव साइकिल आएगा, एक नेगेटिव साइकिल आएगा, है ना। जैसे हम लोग रट लेते हैं कि एवरेज पावर इंडक्टर में जीरो होता है, प्योर इंडक्टर में जीरो होता है, बट वो एक तरह से देखा जाए तो हम लोग साइन कोसाइन जो हम लोग पढ़ते हैं एसी में वहाँ होता है, या डीसी में भी हो सकता है, बट क्या होना चाहिए? पीरियोडिक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस तरह का अगर कुछ बन रहा है, ठीक है ना, ठीक है, तो क्या होगा बोलो? जीरो होगा ना, हो सकता है जीरो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। डिपेंड करता है टाइम पीरियड क्या है नहीं है। तो बट जनरली याद रखिएगा प्योर इंडक्टर में पावर कितना होता है, वो इसी सेंस में बोलते हैं। सुनो बात समझो अच्छे से, किस सेंस में इसको बोलते हैं? हाँ पीरियोडिक वाले सेंस में बोलते हैं। वो उतना बताता नहीं है कि साइन है या साइनसॉइडल सप्लाई दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, बट ऐसे लिख देता है ना। एवरेज पावर इज इक्वल टू जीरो, तो ठीक है, एवरेज पावर इज इक्वल टू क्या होता है? प्योर इंडक्टर में एवरेज पावर क्या होता है? जीरो होता है। यानी कि एक साइकिल में जितना एब्जॉर्ब करता है, स्टोर करता है, उतना ही क्या करता है? रिलीज कर देता है नेक्स्ट साइकिल में। तो हम लोग एसी वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, इसको प्रूव भी करेंगे कि यहाँ पावर फैक्टर्स वगैरह से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि एवरेज पावर जीरो आ रहा है। इंटीग्रेशन करके भी देख लेंगे कि जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो बट अभी के लिए प्रॉपर्टी में इसको हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस पावर इन इंडक्टर। इंस्टेंटेनियस पावर इन इंडक्टर, अगर पीटी की बात करें, पीएलटी की अगर बात करें, इंस्टेंटेनियस पावर तो बहुत सिंपल होता है सर, वोल्टेज इनटू करंट। वोल्टेज को क्या लिख सकते हैं? एल डी आई बाई डी टी। बाबू सारा फॉर्मूला देखे हो ना,
हाँ एल डी आई बाई डी टी इंटू आई, ऐसे करके लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपका वाट में हो गया। इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर मतलब क्या होता है, हम बोले t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, अब पावर बताइए इंडक्टर में, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे पावर बताइए। एक पार्टिकुलर टाइम पे जो पावर पूछा था उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर। एक फुल साइकिल में जो पावर होता है उसको क्या बोलते हैं, एवरेज पावर। समझ में आ रहा है कि नहीं। आरएमएस पावर होता है क्या, आरएमएस पावर, एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, आरएमएस पावर, ऐसा कोई वर्ड सुने हो क्या। वो आरएमएस से ही निकालते हैं पावर, चलिए वो अलग चीज़ है। बोलिए इंस्टेंटेनियस समझ में आ रहा है। एक कोई ग्राफ है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कोई ग्राफ फॉर एग्जांपल मैंने बना दिया आपके लिए, इस तरीके का कुछ है। हम बोले यहाँ पे टाइम है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है ना, यहाँ पे कुछ करंट दिया होगा I, तो हम बोले t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे आप क्या बताइए, पावर बताइए। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे हमको करंट चाहिए होगा और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे हमको वोल्टेज चाहिए होगा, और दोनों पता है, हम क्या कर सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। इंस्टेंटेनियस का मतलब समझ में आया ना, इंस्टेंटेनियस पावर, वो उस क्षणिक पावर बोल लो उसको, है ना, क्या बोलते हैं, हाँ, उस एक पार्टिकुलर टाइम पे जो निकालते हैं, है ना। यहाँ टाइम का वैल्यू रखते जाइए, पुट करते जाइए। आपको पता होना चाहिए करंट कहाँ का पता होना चाहिए, जिस टाइम पे फाइंड करना है उस टाइम का पता होना चाहिए, है ना, जिस टाइम का पता करना है उस टाइम का पता होना चाहिए करंट। एनर्जी लिखिए, एनर्जी इन इंडक्टर। बताइए एनर्जी का फॉर्मूला बताइए, पावर इनटू टाइम। तो अगर आपको पावर पता है, टाइम से मल्टीप्लाई कर दे, एनर्जी मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर हर बार इतना आसान नहीं होता, हर बार इतना आसान नहीं होता। वो तभी होगा ना जब आपके पास जो इनपुट है वो टाइम वेरिंग नहीं है, कांस्टेंट इनपुट है, तभी होगा ना। अगर टाइम वेरिंग इनपुट है तो इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ सकता है। अभी हम कराएंगे क्वेश्चंस, कुछ दिखाएंगे आपको कि कितना लेंदी जाता है क्वेश्चन। उस तरह के क्वेश्चंस को करने का भी कुछ तरीका होता है, ठीक है ना। तो हर जगह हाफ एल आई स्क्वायर नहीं लगता, आपके लिए लगता है, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो भी क्वेश्चन आएगा वहाँ पे हाफ एल आई स्क्वायर, है ना, हाफ साई स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, एक दो और फॉर्मूला है ना, हाफ एल आई स्क्वायर और दो और फॉर्मूला, अभी मैं ड्राइव कर दूंगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हर जगह हाफ एल आई स्क्वायर नहीं लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। डिपेंड करता है, आई का वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो हाफ एल आई स्क्वायर लगा सकते हैं आप, आई का वैल्यू कांस्टेंट ही नहीं है तो कैसे लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। तो जो जनरल फार्मूला है एनर्जी का, ये लिख दें क्या, इंडक्टर में एनर्जी, ये क्या होगा बोलिए, ये होता है पी एल टी इंटू डी टी, और इसका क्या, इंटीग्रेशन, इसका क्या होगा बोलिए, इंटीग्रेशन। ये एक्चुअल में आपको क्या देगा, एनर्जी देगा। यहीं से आप सारी चीज़ों को आप ड्राइव करते हैं, डिफरेंट जो चीज़ है उसको आप क्या करते हैं बोलिए, ड्राइव करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कांस्टेंट मान लूँ, टाइम वेरिंग नहीं है, मान लेते हैं करंट अगर टाइम वेरिंग नहीं है तो क्या लिखेंगे बताइए, ई एल इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एल इंटू आई इंटू डी आई बाई डी टी इंटू डी टी, बोलिए, लिख सकते हैं ना ऐसे, बोलो भाई। यहाँ पे पावर है, पावर यहाँ लिख दिए और टी से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, डी टी से डी टी चला गया, एल और आई जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। देखिए तो एल क्या हो जाएगा बोलिए, एल क्या हो जाएगा, बाहर रहेगा, और आई को अगर हम लोग क्या करें, इंटीग्रेट करें तो क्या होने वाला है बोलिए, आई का स्क्वायर बाय 2, तो कितना हो जाएगा, हाफ एल आई स्क्वायर। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ एल आई स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हाफ एल आई स्क्वायर, तो ये एनर्जी इज इक्वल टू जो है इंडक्टर में जो एनर्जी होता है वो होता है हाफ एल इंटू आई स्क्वायर। चलिए एक दो और फॉर्मूला यहाँ से हम लोग लिखते हैं,
जो आपके काम आ सकता है आपके एग्जाम में। ये तो सबको ही को याद रहता है, बोलो ये तो याद रहता है ना सबको, ठीक है ना। एक दो फॉर्मूला और लिखा जा सकता है यहाँ से, आपको पढ़ाया है मैंने, साई इज इक्वल टू क्या होता है, एल आई, बोलिए। तो यहाँ से एक आई ले लें क्या एल के साथ, ध्यान से देखो, ये पहला फॉर्मूला, चलो मैं उसको गोला मारते जाता हूँ। पहला फॉर्मूला क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं क्या, ई एल इज इक्वल टू हाफ इंटू एल इंटू आई, तो क्या हो जाएगा बाबू बताओ, हाफ साई इंटू आई, यही मैं बोल रहा था, ठीक है ना। दूसरा फॉर्मूला हो गया ये, सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है सर, या एक फॉर्मूला याद रखिए और आप चाहें तो ड्राइव कर सकते हैं, बट आपको रिलेशंस वगैरह बहुत अच्छे से क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। रिलेशन आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्लियर है। हाफ साई इंटू आई, और क्या कर सकते थे, और क्या कर सकते थे सोचो, और क्या कर सकते थे बोलो। आई इज इक्वल टू साई बाई एल लिख सकते हैं क्या, अरे बोलो ना, लिख सकते हैं। तो हाफ इंटू एल, आई के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साई बाई एल, तो ये हो जाएगा साई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू साई स्क्वायर बाई एल, साई स्क्वायर बाई एल। अगर करंट नहीं दिया है, फ्लक्स लिंकेज दिया हुआ है, इंडक्टेंस दिया हुआ है, तब भी हम लोग एनर्जी बता सकते हैं। तो अलग से कुछ याद करने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अगर बेसिक आपका बढ़िया है, एक फॉर्मूला याद है, आप सारा फॉर्मूला लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, जल्दी बोलिए। तो एक जगह लिख दूं क्या मैं, चलो एक जगह कर देता हूं मैं, सारे फॉर्मूले को एक जगह कर देता हूं। 3 फॉर्मूला निकल के आ रहा है जहां से आप पावर को इजिली फाइंड कर, एनर्जी को इजिली फाइंड कर सकते हैं। E इज इक्वल टू, ये कैसा दे दिया है जी, काला चल ही नहीं रहा, मार्कर जो दिया है, हाँ काला लिखा भी हुआ है इसमें, काला चल नहीं रहा है, एकदम हल्का चल रहा है, देखो। चलिए क्या लिखेंगे, हाफ एल इंटू आई स्क्वायर, हाफ साई इंटू आई, हाफ साई स्क्वायर बाई एल। हम भी नहीं याद रखते हैं सारा फॉर्मूला, मैं भी प्रीफर करता हूँ एक ही फॉर्मूला मेरे पास याद रहता है, और बाकी जो, अरे भाई, और बाकी जो बेसिक फॉर्मूला है वो तो हमें पता ही है, बोलिए पता होगा ना, साई इज इक्वल टू एल आई इन वी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, बोलो ये सब चीज़ तो पता है हमको। तो ये सारी चीज़ें पता है, तो हर एक फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर मैं 2 फॉर्मूले को बोलूं कि आपको रेडीमेड याद रखना चाहिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 याद रख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम थोड़ा सा बच जाएगा आपका। प्रैक्टिस चूंकि होगा क्या ना कि एक ही बार क्वेश्चन ही आएगा, आपको जनरली क्वेश्चन दिखेगा नहीं इस फॉर्मूले के ऊपर, है ना, डायरेक्ट एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा नहीं हाफ साई आई पे, ठीक है ना, एक ही बार एग्जाम में दिखेगा। तो अगर नहीं याद है आपको ढंग से तो दिक्कत हो जाएगा। हाफ एल आई स्क्वायर तो बहुत बार दिखता है आपको, हाफ साई आई पे बहुत कम क्वेश्चन मिलेगा, हाफ साई स्क्वायर बाई एल पे बहुत कम क्वेश्चन मिलेगा आपको। टेस्ट में मैंने दिया हुआ है क्वेश्चन, घबराइए नहीं, टेस्ट में आपको मिलेगा, टेस्ट में आपको दिखेगा 1-2 क्वेश्चन इसके ऊपर। क्लियर हुआ क्या, बोलो, ठीक। हटा दें। अब जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं फॉर्मूला, उसको टाइम देने की ज़रूरत है। अब हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार ये आपके नज़र में जाना चाहिए, तब जाके ये सारी चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी। मैंने जो बेसिक था वो आपको मैंने बताया कि एक्चुअल में एनर्जी ऐसे निकालते हैं, वहाँ से डिफरेंट केसेस में आप करेंगे, बट ये जो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला दिए हैं वो हमेशा चलेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाफ एल आई स्क्वायर इज मोर देन सफिशियंट, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपको हम कराएंगे, इंटीग्रेशन से भी कराएंगे और फॉर्मूले से भी कराएंगे, टेंशन मत लीजिए। ये चैप्टर बहुत बढ़िया चैप्टर है, इसमें का हम कुछ ही पार्ट आपको करा रहे हैं, क्योंकि कुछ पार्ट आपको ट्रांजिएंट में कराएंगे, ठीक है ना। कुछ पार्ट आपको कराएंगे कहाँ पर, मैग्नेटिक सर्किट्स में। सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं, ठीक है ना।
एक बार में कराना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। अभी ट्रांजिएंट पढ़ेंगे तो अभी जो मैं प्रॉपर्टीज लिखाने जा रहा हूँ ट्रांजिएंट में फिर लिखाऊंगा या फिर वहाँ पे आएगा आपके पास, सामने आपके आएगा, ठीक है ना। तो सारा इंटर रिलेटेड होता है ना। इंडक्टर का हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, इसका एप्लीकेशन आपको मशीन में मिलेगा। मैग्नेटिक सर्किट्स पढ़ेंगे वहाँ फिर आने वाला है, ट्रांजिएंट पढ़ेंगे वहाँ पर भी आएगा। क्लियर है? तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक चीज़ और लास्ट क्लास में मैं भूल गया था आपको बताना, हमने लिखा था V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, बोलिए, ठीक है ना। अगर I लिखना हो तो कैसे लिखेंगे आप बताइए। तो यहां से दिख रहा है हमको डी आई इज इक्वल टू दिख रहा है V इंटू डी टी 1/L, जल्दी बोलिए, ये दिख रहा है ना। तो अगर I पता करना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये तो डी आई है, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है, याद रखिएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा I नॉट प्लस माइनस इंफिनिटी टू टी, या फिर 0 टू टी कर दीजिए, माइनस वाले इधर ले लिए हैं, हाफ 1/L V इंटू डी टी। आई नॉट क्या है, इनिशियल करंट है, क्या है, इनिशियल करंट। समझिएगा बात को अच्छे से। इंडक्टर और कैपेसिटर जो होता है उसका बिहेवियर इनिशियल वैल्यू के ऊपर भी डिपेंड करता है, यानी कि वो तो स्टोर करता है ना, बोलिए, इंडक्टर क्या करता है, स्टोर करता है, कैपेसिटर क्या करता है, स्टोर करता है। तो हो सकता है कि पहले से कुछ करंट हो तो उस करंट को भी कंसीडर करना है, यानी कि आई नॉट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर इनिशियल करंट क्वेश्चन में गिवन है तो उसको नहीं भूलना है, ठीक है ना। जनरली आपके एग्जाम में इनिशियल करंट्स वगैरह नहीं गिवन होता, ट्रांजिएंट में इसका ज़्यादा उपयोग होगा। हम लोग देखेंगे कैसे स्विच जस्ट बिफोर स्विचिंग, जस्ट आफ्टर स्विचिंग कैसे बिहेव करता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। बट ये फार्मूला, एग्जैक्ट फार्मूला जो करंट का होगा, ऐसा नहीं होगा कि सीधे इंटीग्रेट कर दिया आ गया, आपको उसमें आई नॉट भी जोड़ना पड़ेगा। तो ये जनरल केस हो गया ना, जनरलाइज कर दिया। अगर इनिशियल करंट नहीं दिया हुआ है तो फार्मूला क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसमें भी क्या इसको याद करना जरूरी है कि यही काफी है, अरे बोलो ना यार, यही काफी है ना, ये जरूरी है करना, है ना। इनिशियल करंट, इफ इनिशियल करंट इज 0 और ऐसे लिखा रहता है सर्किट इज रिलैक्स्ड, यानी कि पहले से कुछ नहीं दिया गया, सप्लाई कुछ नहीं, ठीक है ना, सर्किट इज रिलैक्स। तो क्या होगा बोलिए, सर्किट इज रिलैक्स, देन आई नॉट इज इक्वल टू 0। टेंशन नहीं लेना यार, हम हैं यहाँ पे चीज़ों को आसान करने के लिए। आप लोग इंटीग्रेशन वगैरह देख के घबरा क्यों जाते हैं, परेशानी क्यों होने लगती है, मतलब थोड़ा सा अजीब सा, मतलब कुछ होने लगता है पेट में, मन में, दिमाग में, कहाँ होने लगता है, नहीं समझ में आता है बात। अरे कहाँ कह रहे हैं बैठ के इंटीग्रेशन करो, कहाँ हैं तुमको हम, अरे नहीं, मेंस एग्जाम में भी नहीं करना पड़ेगा, टेंशन मत लो। इतना क्या है, प्री निकालो ना पहले, एसएससी जेई का अगर तुम प्री निकाल रहे हो इसका मतलब तुम बहुत सारा एग्जाम निकालोगे, तुम क्या टेंशन ले रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं। एसएससी जेई का जो बंदा प्री निकालेगा इसका मतलब वो बहुत अच्छा मेहनत किया है, रीजनिंग के ऊपर बहुत अच्छा मेहनत किया है, नॉन टेक्निकल के ऊपर, जीके जीएस के ऊपर, टेक्निकल उसका बहुत बढ़िया है, तभी उसका प्री निकल रहा है। एसएससी जेई का प्री निकलने का मतलब ये है कि आप फास्ट एंड फ्यूरियस हैं और एक्यूरेट भी हैं, क्योंकि 2 घंटे में 200 क्वेश्चन, उसमें से 20-25 क्वेश्चन तो फंसाने वाला दे ही देता है। फिर भी अगर आप 150 नंबर लेके आ रहे हैं, इसका मतलब आप इसके अलावा और कोई भी एग्जाम दीजिएगा आपका बढ़िया होगा, तो उसका चिंता ही नहीं करना है। पहले एसएससी का प्री तो निकालो, मेंस कहाँ चले जाते हो अभी तुम यार, मेंस के लिए हम बैठे हुए ना, हम आपको गाइड करेंगे, टेंशन मत लीजिए। बट प्री निकालना ही मुश्किल हो जाता है लोगों को, चूँकि वो लोग सिर्फ टेक्निकल ही पढ़ते रह जाते हैं सालों भर, रीजनिंग प्रैक्टिस नहीं करते, सर का बात नहीं मानते, बस बैंड बज जाता है उनका, ठीक है ना। बहुत ही फोकस, बहुत ही एक्यूरेट ढंग से आपका मामला होना चाहिए, तब जाके आपका प्री निकलेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं।
तो इसलिए सब चीज़ का टेंशन मत लो। मैं एक जनरल फार्मूला लिखा रहा हूं जो इंडक्टर के करंट का फार्मूला होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? घबराओ मत, अभी कराओगे क्वेश्चन, इंटीग्रेशन वाला भी कराएंगे, तो कितना आसान होता है, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल। अभी आई नॉट कब आएगा? जब इनिशियली करंट होगा, ठीक है ना, इनिशियली करंट होगा। अच्छा तुमको एक एग्जांपल बताते हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है ना एक स्प्रिंग हो, वो नॉर्मली रखा हुआ हो सकता है पहले से तान कर रखा गया हो सकता है ना ऐसा। वैसे इंडक्टर समझो, हो सकता है नॉर्मली रखा गया हो, पहले से कोई सप्लाई उसमें, कोई चीज एनर्जी स्टोर उसमें नहीं है। हो सकता है कि उस स्प्रिंग को टाइट करके रखा गया हो, तो एनर्जी होगा ना उसके अंदर, पहले से करंट होगा कि नहीं होगा। उसी तरीके से इंडक्टर को भी आप थोड़ी देर के लिए बिहेव करो, उस तरह सोच सकते हो सकता है कि इंडक्टर भी क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है, पहले से कोई सप्लाई दिया गया होगा। जैसे चलो एक तुमको एग्जांपल ही हम करके बता देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरह का कुछ है, एक मिनट, यहाँ पे एक इंडक्टर बना देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर एक रेसिस्टर बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी एक आपका, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे भी आपका एक क्या है, स्विच है, एक चीज़ यहाँ पर है इस तरीके से, ठीक है ना, या फिर यहाँ पर ओपन किए हुए हैं इसको अभी, और ये क्लोज है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो मानते हैं कि यहाँ पे अगर आपने सप्लाई दिया, ये स्विच आपका क्लोज था, यहाँ पे भी एक स्विच बना ही दीजिए, ठीक है, इस तरीके का आप कर दीजिए, ये ओपन था पहले। तो जब ये स्विच क्लोज होगा और ये वाला स्विच ओपन होगा, तो क्या इंडक्टर के पास सप्लाई है? जाएगा ना सप्लाई, जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है, कुछ करंट होगा इसमें। अब कुछ टाइम के बाद हम क्या किए कि इसको ओपन कर दिए, इसको क्या कर दिए, क्लोज, तो ये वाला सप्लाई तो हट गया। अब ये इंडक्टर क्या करेगा, सप्लाई करेगा। तो अब इस इंडक्टर का करंट कैसे लिखोगे तुम? पहले वाले के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा क्या? अरे पहले वाला जो करंट था वही ना सप्लाई होगा। अब पहले वाला जो एनर्जी था वही एनर्जी ना ये इंडक्टर इसको देगा। तो स्टोरिंग एलिमेंट हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं? मेमोरी एलिमेंट है, पास्ट के अकॉर्डिंग काम करता है, मेमोरी एलिमेंट है। रेसिस्टर में ऐसा कुछ नहीं, जो आया उस वक्त उड़ा दिया, जो आएगा, जो एनर्जी मिलेगा उसको उसी वक्त खर्चा कर देता है रेसिस्टर, ठीक है ना। बड़े बाप का बिगड़ा बेटा रेसिस्टर, इंडक्टर कैपेसिटर लड़कियां हैं, ठीक है ना, चाहे बड़े बाप की हो या छोटे बाप की हो, हमेशा क्या करती हैं, स्टोर करती हैं, स्टोर करती हैं, रिलीज करती हैं, स्टोर करती हैं। रिचार्ज आप ही लोग से करवाएंगी, ठीक है ना, अपना स्टोर रहेगा और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में स्टोर रहेगा। किसी का अंगूठी में स्टोर है, किसी का नाक में का स्टोर है, किसी का कान में का स्टोर है, अलग अलग फॉर्म में क्या है, स्टोर है। तो वो इंडक्टर कैपेसिटर की तरह बिहेव करती हैं गर्ल्स। और बॉयज आया है ना, मैंने 2 तारीख को पैसा आया, 10 तारीख तक खत्म है, 500 रुपये में 20 दिन और काम चला। क्या रहे, गलत बोल रहे हैं? पैसा आते ही क्या हो जाता है, मिलता है महीना भर के लिए। हम लोग भी रहे हुए हॉस्टल में, पता है, मिलता है महीना भर के लिए, बट महीने के शुरू के 10 दिन में ही क्या हो जाता है, खत्म नहीं, मतलब कि आखिरी लिमिट तक चला जाता है। फिर उसके बाद अपने आप को कंट्रोल करके हम लोग काम चलाते हैं। लड़कियों में जनरली ऐसा नहीं होता। आप देखिएगा जनरली कि बहुत ही सोच समझ के खर्च करती हैं, या फिर लड़कियों को नहीं करना, मतलब ओवरऑल गर्ल्स जो कम्युनिटी उसकी हम बात करें, अपनी मम्मी को देख लो, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि पापा जो तुम्हारे कमा के लेकर आते हैं और जो डेली खर्च में उड़ जाता है वो रेसिस्टर है, और जो बचाया जाता है वो क्या है, इंडक्टर और कैपेसिटर। मम्मी बचाती है, गहना बनवाती है, बेटी को देंगे, शादी में काम आएगा, वो सब स्टोरिंग है कि नहीं? वो सारे क्या हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो मेमोरी एलिमेंट है कौन, बोलिए? इंडक्टर इज ए मेमोरी एलिमेंट, याद रख लीजिएगा। इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज ए मेमोरी एलिमेंट। इंडक्टर, सब चीज को और हम रिलेट करेंगे अच्छे से, एसी स्टार्ट होने दीजिए। इंडक्टर एंड कैपेसिटर, मजा आएगा आपको। इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज अ
मेमोरी एलिमेंट, पास्ट के ऊपर इनका प्रेजेंट का बिहेवियर डिपेंड करेगा, पास्ट के ऊपर प्रेजेंट का बिहेवियर डिपेंड करेगा। ठीक है ना। इसमें कितना एनर्जी स्टोर हुआ है, ये कितना एनर्जी अभी इस रेसिस्टर को सप्लाई करेगा, वो डिपेंड करेगा अपने यहाँ सप्लाई कितना दिया था पास्ट में। देखो ये हमारे लिए प्रेजेंट है ना, पास्ट क्या था जब ये स्विच ऑन था, जब ये स्विच क्लोज था तो पास्ट था हमारे लिए। हम पूछे कि बताइए कितना एनर्जी यहाँ पे, एनर्जी कितना सप्लाई हो रहा है, या फाइनल करंट बताइए या इनिशियल करंट बताइए। तो इनिशियल करंट कोई पूछ ले यहाँ पे, तो ये प्रेजेंट का जो इनिशियल करंट होगा वो पास्ट का फाइनल करंट होगा। देख लो भाई, ये जब ओपन था, ये जब क्लोज था तो कुछ करंट यहाँ रहा होगा ना, तो जब से इसको ओपन किए तो ये वही वाला करंट ना सप्लाई करेगा कि अलग कर देगा। सडन चेंज इन करंट को अलाउ नहीं करता। ये सारा चीज अब लिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए। कहने का मतलब है कि इंडक्टर कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है। एनर्जी है तो हाफ एल आई स्क्वायर है, हाफ एल आई स्क्वायर है तो आई है, ठीक है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग यानी कि करंट भी है पहले से। समझ में आ रही बात हम क्या बोलना चाह रहे हैं, करंट भी पहले से है। इसीलिए यहां पर ये वाला चीज लिखा गया है, आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस दिस मच। ठीक है ना, इनिशियल करंट्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा। क्लियर है इतना, बोलो तो। हाँ पास्ट वाला हो गया तो इनिशियली हुआ ना, बोलो। अरे पास्ट वाला ही तो इनिशियल होगा ना प्रेजेंट के लिए। अरे पिछला महीना का जो पैसा बचा हुआ है वो इस महीना का शुरुआत का है कि नहीं पैसा तुम्हारे पास, बोलो। कौन सा, ये कौन सा, ये वाला, ये तो ओवरऑल करंट फाइंड करने के लिए है कि हाँ ये प्रेजेंट वाला करंट फाइंड करने के लिए है ना। हाँ कितने टाइम तक में कितना करंट होगा वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर पहले से पास्ट का कुछ करंट है, इनिशियल करंट है, तो ये आई नॉट रहेगा, अदरवाइज आई नॉट क्या रखेंगे, जीरो। तो सर्किट में कैसे लिखा रहता है, इनिशियल करंट इज जीरो, सर्किट इज रिलैक्स, या कुछ नहीं लिखा रहेगा तब भी यही मानना है। सुनिए, कुछ नहीं लिखा रहेगा तब भी क्या मानना है, जीरो ही मानना है इनिशियल करंट को। अगर लेना होगा ना इनिशियल करंट तो आपको गिवन होगा। जल्दी लिखिए तो फटाफट। समझिए, अभी क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागिएगा, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना है आपको। इंडक्टर कैपेसिटर से बच्चे लोग बहुत डरते हैं, रेसिस्टर तक तो कंफर्टेबल रहते हैं, कोई दिक्कत होता नहीं है लोगों को, है ना। इंडक्टर कैपेसिटर ग्राफ वगैरह आ गया तो बस बैंड बजना शुरू हो जाता है। उसके बाद कुछ घबराना नहीं है, चीज़ों को समझना है, आगे बढ़ते रहना है। आसान मान के चलिएगा, आसान लगेगा, टफ जिस दिन मान लिया टफ लगेगा। हो गया, लिख लिया, जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल, फिर मैग्नेटिक सर्किट्स पढ़ाऊंगा, ये सब एसएससी जेई में ये सारा मिला के कम से कम 35 नंबर हो जाता है, 40 नंबर अकेले, है ना। जनरल नॉलेज इलेक्ट्रिकल सर्किट का जनरल नॉलेज, छोटा छोटा बात पूछा जाएगा आपसे, 35-40 तक चला जाता है अकेले एसएससी जेई में। खास तौर से बहुत बड़ा वेटेज है एसएससी जेई में इसको, यानी मशीन और ये कर लीजिए तो हमको लगता है 60 तक चला जाता है। यही दोनों ही बहुत आगे तक निकाल कर ले जाता है आपको, ठीक है ना। खास करके अगर एसएससी जेई की बात करें तो बहुत ढंग से पढ़ने की जरूरत है। क्लियर है इतना। इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज ए मेमोरी एलिमेंट, ठीक। अब सुनिए, कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह हम लोग देखेंगे इंडक्टर का, क्या प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं।
तो इसमें समरी क्या था कि आपको वोल्टेज का फॉर्मूला याद है, आप इंटीग्रेट करके करंट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत बोलिए। इंटीग्रेट करके आप करंट निकालिए, बट उसमें आई नॉट जरूर जोड़ दीजिएगा, अगर इनिशियल करंट दिया हुआ है तो। नहीं दिया हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इससे पहले क्या बताए हैं, एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ एल आई स्क्वायर हाफ इंटू साई इंटू आई हाफ इंटू साई स्क्वायर बाई एल, ठीक है ना। ये 3 फॉर्मूला है, कोई सी एक फॉर्मूले में आ सकता है, ठीक। एक चीज और बताइए आप मुझे कि हम लोग क्या लिखते हैं, V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ठीक है ना। फॉर डीसी सर्किट या फिर फॉर डीसी सप्लाई, बैटरी से सप्लाई कर रहे हैं, जनरेटर से सप्लाई कर रहे हैं, डीसी जनरेटर से सेल लगाए हुए हैं, फॉर डीसी सप्लाई करंट इज कांस्टेंट। अरे बोलो यार, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। 3 एम्पियर 4 एम्पियर 5 एम्पियर 6 एम्पियर, वो चेंज भी होगा क्या? चेंज भी होगा क्या? नहीं चेंज होगा ना। अगर वो चेंज नहीं होगा, आई इज कांस्टेंट, अगर आई कांस्टेंट है तो आप बताइए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बोलिए सर, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो यहां पर आप पुट कर दीजिए 0, तो V इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है? 0। कहीं पे वोल्टेज 0 है, इसका मतलब क्या होता है? अरे बोलो, वोल्टेज 0 का मतलब शॉर्ट सर्किट। यानी कि इंडक्टर डीसी के लिए कैसे बिहेव करेगा? शॉर्ट सर्किट। रटते थे ना, याद रखिएगा अब इसको। इंडक्टर डीसी के लिए कैसे बिहेव करेगा? शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। बट कब? जस्ट स्विच क्लोज करते वक्त नहीं, वो ट्रांजिएंट पीरियड, स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है स्विच ऑपरेट करने के कुछ टाइम बाद। टेक्निकली बोले तो 5 टाइम कांस्टेंट को हम लोग स्टेडी स्टेट बोलते हैं। आएगा आगे हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी के लिए जहां समझने के लिए कि स्विच को ऑपरेट किए उसके कुछ सेकेंड्स बाद, जस्ट बाद नहीं, कुछ सेकेंड्स बाद वाला जो टाइम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट। टेक्निकल वर्ड में बोले तो 5 टाइम कांस्टेंट, 5 टाउ को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट। या आगे चल के हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे, अभी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टाइम कांस्टेंट वगैरह भी हम लोग डिस्कस नहीं किए हुए, ट्रांजिएंट में पढ़ते हैं। यानी कि डीसी सप्लाई अगर है तो इंडक्टर कैसे बिहेव करता है? हाँ, शॉर्ट सर्किट। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस तरह से बना के दे दिए, ध्यान से देखिए, इस तरह से बना के आपको हम दे दिए, कुछ नहीं बोले, 5 वोल्ट है या 10 ओम है और ये 2 हेनरी है, बोलिए करंट कितना फ्लो, आई कितना है, तो कैसे निकालेंगे? आई कितना है? कुछ नहीं बोला ना, तो स्टेडी स्टेट मानेंगे। स्विच कुछ नहीं दिया हुआ है, मान लेंगे कि स्टेडी स्टेट पे है। कहाँ कुछ बोल रहा है? स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद बोला क्या? कुछ नहीं बोला, फाइंड आई बोल रहा है। आई का मतलब क्या? इंडक्टर क्या है? शॉर्ट सर्किट। तो करंट कितना हो जाएगा? 5/10, 0.5 एम्पियर। हो गया आंसर। इंडक्टर को शॉर्ट की तरह मानना है। तो ये सब ट्रांजिएंट में ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। अब इसे प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है कि डीसी के केस में, डीसी सप्लाई के केस में इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है इन स्टेडी स्टेट। इन केस ऑफ डीसी सप्लाई, इंडक्टर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट एट स्टेडी स्टेट। मैं यहां लिख देता हूं, या आप पहले इसको लिखिए फिर हम लोग आगे लिखते हैं। ऊपर वाला बनाने की जरूरत नहीं है, अभी हम ट्रांजिएंट पढ़ाएंगे तो वहां डिस्कस करेंगे, इसी प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। ओ, सरस्वती पूजा का वो हो रहा है ना, तो ये सब डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होता है। चलिए, कुछ दिन का बात है, कंप्लीट ही हो रहा है। ये कहाँ है, ऐसे दिख रहा है भाई? ठीक है, लिखिए, एक पॉइंट लिखिए इसमें, लिखिए
इंडक्टर एक्ट्स एज ए शॉर्ट सर्किट, inductor acts as short circuit for DC supply in steady state. In steady state. क्लियर हुआ क्या? इतना जल्दी बताइए। हाँ तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या होगा, ऐसा तो नहीं बोला था कि जस्ट आफ्टर स्विच क्लोजिंग, ऐसा कुछ नहीं बोला, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वो बाय डिफॉल्ट वो स्टेडी स्टेट हो गया। अरे तुम कैसे घुस गए इसमें, देख लीजिए। अच्छा, कुछ नहीं बोला था ना, यानी कि बाय डिफॉल्ट क्या है, स्टेडी स्टेट। डीसी के लिए कैसे बिहेव करता है बोलिए, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। लॉजिक समझ में आ रहा है? डी बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो, वी क्या हो जाएगा, जीरो, वोल्टेज जीरो कहीं पर है, इसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट देखिए, यहां से आप रिलेट कीजिए। कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है सर, रटिएगा भूल जाइएगा, दिक्कत होगा। समझिएगा तो ज्यादा टाइम तक रिटेन कीजिएगा। नो डाउट 10 से 20% चीजें होती हैं रटने वाली होती हैं, बिना रटे आप जेई का एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं, मान के चलिए। आप कितना अच्छा कॉन्सेप्ट बना लीजिए, न्यूमेरिकल बहुत सॉल्व करने लगिए, जेई का एग्जाम नहीं निकलेगा। रटना तो है ही सर आपको, ठीक है ना। 20% चीज़ें आपको क्या करनी है, रटनी है। तो रटने से घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए ऊपर देखिए, V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। फिर लिख रहा हूं मैं, अगर मैं बोलूं ये क्या लिखा हुआ है, डी आई बाई डी टी क्या लिखा हुआ है, चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं बोलूं कि करंट का चेंज हो रहा है, करंट का चेंज हो रहा है, बट सडन चेंज हो रहा है। सडन का मतलब अचानक वाला चेंज हो रहा है। अचानक मतलब स्विच क्लोज था, ऑन कर दिया, अचानक हुआ ना, क्या आराम से क्लोज करते हैं, ऐसे जाकर क्लोज होता है क्या, बोलो, सडन ही होता है ना, बोलो, सडन होता है। तो स्विच क्लोजिंग जो फिनोमेना है वो सडन है। स्विच ओपन करना, स्विच क्लोज करना, जो लाइट आता है वो सडन है ना, अचानक है ना, बोलो। तो अगर करंट का सडन चेंज हो, सडन चेंज में dt कितना हो जाएगा, सडन चेंज में dt चेंज इन टाइम कितना हो जाएगा, जीरो। फॉर सडन चेंज dt इज इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है कि नहीं? सडन चेंज मतलब क्या हुआ, मिली माइक्रो सेकेंड में, तो चेंज इन टाइम कितना हो गया, ऑलमोस्ट जीरो। तो सडन चेंज का मतलब dt जीरो। dt अगर जीरो है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या ये, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर करंट सडन टाइम में चेंज हो गया, अगर करंट का सडन चेंज हुआ तो वोल्टेज हो जाएगा क्या, इंफिनिटी, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। किसी चीज का वोल्टेज इंफिनिटी कैसे हो सकता है, एक लिमिट होगा ना भाई, कितना सप्लाई दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर हुआ इतना जो हम बोल रहे हैं, जो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है कि इंडक्टर के केस में करंट का सडन चेंज पॉसिबल नहीं है। आपने पढ़ा भी होगा, इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट, कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? वो यहीं से आता है, इंडक्टर वाला यहां से आता है कि इंडक्टर सडन चेंज इन करंट को अलाउ नहीं करे। यहां डीसी एसी का बात नहीं है, यहां पे जनरल बात है। सडन चेंज इन करंट को अलाउ नहीं करेगा कौन, इंडक्टर। यानी कि स्विच ऑपरेट करने से पहले जो करंट था वही स्विच ऑपरेट करने के जस्ट बाद होगा। एक एग्जांपल दिए थे ना अभी, हम क्या बोले थे, पहले जो करंट रहा होगा ना वही करंट अभी वो सप्लाई करेगा, बोले थे ना। इसी रीजन से बोले थे कि ये मेमोरी एलिमेंट्स हैं, पहले वाले के ऊपर डिपेंड करेगा अभी कितना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इंडक्टर और कैपेसिटर क्या है, मेमोरी एलिमेंट है। तो याद रखिएगा इसको। फॉर सडन चेंज मैं लिख देता हूं, फॉर सडन चेंज, आप भी लिखते चलिए, फॉर सडन चेंज dt टेंड्स टू जीरो, that is
v tends to infinity, which is practically not possible, practically not possible, therefore sudden change in current, therefore inductor never allows sudden change in current. Very very important statement. Sudden change in current, यही चीज हम लोग यूज करेंगे किसमें, ट्रांजिएंट में। अभी सिर्फ प्रॉपर्टी कर रहे हैं हम लोग, टेंशन मत लीजिए, आगे चल के फिर हम लोग करने वाले हैं। सडन चेंज इन करंट को क्या करेगा, बोलिए, अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, समझने की कोशिश करना। देखिए अगर आपके पढ़ने का तरीका ऐसा नहीं है समझ के पढ़ने का, तो उस चीज को डालिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? 100% चीज़ों को मैं नहीं बोल रहा कि समझना है आपको, बट जो समझने वाला है उसको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। उसमें आप घबराइए नहीं, ऐसा नहीं कि सर बोल दिए समझ में आ गया, ऐसा नहीं होता कभी भी। आपको खुद से एफर्ट मारना पड़ता है। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एफर्ट नहीं मारना है, चीज़ों को समझने के लिए भी आपको दम लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उसमें आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, तब चीज़ें जाके समझ में आती हैं। ठीक है ना, सीधे लोग क्वेश्चन के ऊपर टूट पड़ते हैं, फिर क्वेश्चन बनता नहीं है, फिर डिप्रेस हो जाते हैं। तो समझने के ऊपर अगर एक बार टाइम दे दिए तो फिर क्वेश्चंस भी बनने लगेगा। अच्छा, जो लोग एसी पढ़े होंगे ना, एसी सर्किट जिनको पता होगा, वो लोग इस चीज को ऐसे भी रिलेट करते हैं। एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू एल। बोलो, डीसी के लिए ओमेगा क्या हो जाएगा, 0। तो एक्सएल क्या हो गया, 0 ओम। 0 ओम का मतलब क्या, शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है इंडक्टर, किसके लिए, डीसी के लिए, डीसी के लिए, बात खत्म। और ये फॉर्मूला कहाँ का लिखा हुआ था, स्टेडी स्टेट का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये एसी का स्टेडी स्टेट में ये सब फॉर्मूला होता है, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। जो भी फॉर्मूला वगैरह पढ़ते हैं या इंपेडेंस ट्रायंगल बनाते हैं, फेजर डायग्राम बनाते हैं एसी में, वो सब किसके लिए बनाते हैं, ट्रांजिएंट के लिए, स्टेडी स्टेट। देखो सर्किट्स में या जो भी हम लोग पढ़ते हैं उसमें दो चीज होता है, एक होता है ट्रांजिएंट, एक होता है स्टेडी स्टेट। ट्रांजिएंट वो होता है जो स्विच ऑपरेट करना, ऑन ऑफ करने के जस्ट बाद जो फिनोमिना होता है उसको ट्रांजिएंट बोला जाता है। ट्रांजिएंट का तुम गूगल पे सर्च मारोगे मीनिंग क्या होता है, ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक, है ना। तो सर में अचानक से दर्द हुआ थोड़ी देर के लिए, 30 सेकेंड्स के लिए दर्द हुआ, तो बोलेंगे क्षणिक दर्द हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? जो बहुत ही कम टाइम के लिए होता है उसको हम लोग ट्रांजिएंट बोलते हैं। तो जनरली हम लोग अभी तक जो भी पढ़ रहे हैं वो सब क्या है, सब स्टेडी स्टेट है, सब क्या है, हाँ। ट्रांजिएंट बिहेवियर अलग चीज है, वो हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे जब एसी सर्किट हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा तो। ठीक है ना, वहां पे ये सब चीज काम आएगा कि देखिए स्विच ऑपरेट करने से पहले जो करंट होगा वही स्विच ऑपरेट करने के जस्ट बाद करंट होगा। क्यों? क्योंकि ये सडन चेंज को अलाउ नहीं करता इंडक्टर। ये प्रॉपर्टी वहां पे लगेगा। फिर क्लियर हुआ इतना? ठीक है, एक पॉइंट और लिखिए, फॉर ए स्मॉल चेंज इन करंट, फॉर ए स्मॉल चेंज इन करंट, फॉर ए स्मॉल चेंज इन करंट in less time, for a small change in current in less time, voltage will be impulse, voltage will be impulse, impulse, impulse एक फंक्शन होता है, ठीक है ना। impulse एक फंक्शन होता है, इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इंपल्स एक फंक्शन होता है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। t इज इक्वल टू 0 पे उसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, बट एरिया 1 होता है, ठीक है ना। इस तरह से दिखाते हैं इंपल्स को, यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, अलग अलग टाइम पे इंपल्स को इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है ना। एक सिंपल लाइन,
जिसकी ये एरो कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो एक पार्टिकुलर वैल्यू पे, जो एक पार्टिकुलर पॉइंट पे इसकी जो वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होती है, बट एरिया इसका जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अगर यूनिट इंपल्स है तो 1 होगा। ये सब सिग्नल सिस्टम का पार्ट है, बट सिर्फ वर्ड याद रखिएगा, इंपल्स के फॉर्म में बने। किसके फॉर्म में बनेगा बोलिए, इंपल्स, याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, आइडियल इंडक्टर, आइडियल इंडक्टर is a coiled wire, is a coiled wire. Ideal inductor is a coiled wire with internal resistance is equal to 0, with internal resistance is equal to, तो आइडियल कंडक्टर को हम लोग ऐसे दिखाएंगे। आइडियल कंडक्टर क्या है, with internal resistance is equal to 0, is equal to 0। लिखिए, ऊपर देखिए, लिखिए, लिखिए, हाँ लिखिए इसको, इंडक्टर, आइडियल इंडक्टर, आइडियल इंडक्टर, R is equal to 0, L is equal to फाइनाइट। इंडक्टेंस कुछ होगा इसका, बट रेसिस्टेंस कितना होगा बोलिए, 0 होगा। क्लियर इतना। बट प्रैक्टिकल इंडक्टर का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा। बोलिए ये आइडियल, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या भाई, एक वायर से ही तो आप उसको क्या कर रहे हैं, क्वाइलिंग कर रहे हैं। एक वायर से क्वाइलिंग कर रहे हैं तो उस वायर का तो रेसिस्टेंस होगा। भले आप कैसा भी वायर यूज करें, सोना का बना लीजिए वायर, बोलिए सोना, चांदी, प्लेटिनम, किसी भी चीज का बना लीजिए, कुछ तो रेसिस्टेंस होगा प्रैक्टिकली, कि 0 हो सकता है रेसिस्टेंस। हाँ, तो पढ़ने के लिए आइडियली हम लोग 0 रेसिस्टेंस मानकर करते हैं, या फिर प्रैक्टिकल कॉइल में जो रेसिस्टेंस, जो प्रैक्टिकल कॉइल का डायग्राम होता है वो ये होता है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा इंडक्टर है सर, ये पूरा इंडक्टर का पार्ट है, बट इसका रेसिस्टेंस को अलग दिखा दिया हमने और इंडक्टेंस को अलग दिखा दिया। तो एनालिसिस करने के लिए हम लोग मान सकते हैं ये रेसिस्टर है और ये क्या है, प्योर इंडक्टर है। बोल सकते हैं ना। अरे एसी सर्किट पढ़ते हैं ना, आरएल सर्किट पढ़ते हैं, आरएल सर्किट, तो क्या होता है, वो कॉइल ही तो होता है, उसका रेसिस्टेंस अलग दिखा देते हैं और इंडक्टर को प्योर इंडक्टर बोल देते हैं। बोलिए, तो एक पॉइंट लिखिए, प्रैक्टिकल इंडक्टर have a small resistance, practical inductor have a small resistance in series with the windings, and they are represented as coil, देखो कोई बंदा आपको कॉइल बोले ना, कॉइल, ठीक है ना, कोई बंदा आपको क्वेश्चन में आपसे कोई पूछ ले कि कॉइल लिखा हो, जैसे कॉइल वर्ड हम सुनो ना तो हम लोग डायरेक्टली इंडक्टर समझते हैं। रेसिस्टर प्लस इंडक्टर होगा, क्या होगा, कॉइल का मतलब देखो ये भी कॉइल है। देखिए मैंने इसका डेफिनेशन क्या लिखा है, आइडियल इंडक्टर इज ए कॉइल विद इंटरनल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 0। तो कॉइल में अगर इंटरनल रेसिस्टेंस 0 है तो वो प्योर इंडक्टर हो गया, बट कॉइल में अगर इंटरनल रेसिस्टेंस 0 नहीं है तो वो प्रैक्टिकल इंडक्टर हो गया, ठीक है ना। इसीलिए मैंने आपको वहां लिखाया था कि एवरेज पावर आइडियल इंडक्टर का 0 लिखाया। देखिए, अरे बोलो यार, नहीं लिखाया है क्या, अरे नोट्स में लिखाए हैं, आइडियल लिखाया थे कि नहीं लिखाए थे, प्योर इंडक्टर, हाँ एक ही बात है, प्योर इंडक्टर आइडियल इंडक्टर का क्या होगा, एवरेज पावर क्या होगा, 0 होगा, कि कोई यहाँ पे रेसिस्टेंस वगैरह है नहीं और एवरेज पावर हमेशा रेसिस्टेंस में होता है, ठीक है ना। ऊपर देखिए, प्रैक्टिकल इंडक्टर का डायग्राम कैसा बनेगा, प्रैक्टिकल इंडक्टर का डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा,
ठीक है ना, या फिर कोई चोक कॉइल बोल दे तो चोक कॉइल भी ऐसा ही होता है। चोक कॉइल भी क्या है, कॉइल है एक, उसमें रेसिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही कम होती है और इंडक्टेंस की वैल्यू बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये आपका आर इंटरनल यहां रहेगा, आर इज नॉट इक्वल टू 0 और एल तो आपका है ही। और इस पूरे को क्या बोलेंगे सर हम, कॉइल बोलेंगे, कॉइल बोल लीजिए या फिर प्रैक्टिकल इंडक्टर बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिकल इंडक्टर बोल लीजिए, प्रैक्टिकल इंडक्टर बोल लीजिए। तो कॉइल जब भी बोला जाए तो रेसिस्टेंस को इग्नोर नहीं करिएगा। बोलिए, कोई प्योर कॉइल बोले, प्योर कॉइल तो ठीक है इंडक्टर ले लेंगे, या प्योर इंडक्टर बोले तो उसमें रेसिस्टेंस को कंसीडर नहीं करेंगे। तो बहुत छोटा बात है और लोग इसमें गलती करते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। कॉइल जैसे ही आ जाता है तो इंडक्टर जैसा डायग्राम बनता है दिमाग में और हम लोग इंडक्टर के अकॉर्डिंग आंसर दे देते हैं। ऐसा नहीं करना है, इंडक्टर के अकॉर्डिंग आंसर नहीं देना है, प्रैक्टिकल इंडक्टर के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो क्या कॉइल में एवरेज पावर होगा, अरे बोलो, कॉइल में एवरेज पावर हो सकता है क्या, होगा ना। हाँ, एवरेज पावर इज नॉट इक्वल टू 0 इन दी कॉइल, एवरेज पावर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग नहीं आए हैं, पछताएंगे। हटा दें बाबू, हटा दें, ठीक है। तो आइडियल इंडक्टर कैसे रिप्रेजेंट, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछा जाता है। प्रैक्टिकल इंडक्टर का इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, आइडियल इंडक्टर का क्या होता है, ठीक है ना, एवरेज पावर किसका 0 होगा किसका 0 नहीं होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस, रेजोनेंस में सीधे कॉइल लिख देता है, सीधे कॉइल लिख देता है, कुछ नहीं बोलता, सीधे कॉइल लिख देता है और पूछ लेगा क्वालिटी फैक्टर बताइए कॉइल का, ठीक है ना। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप नहीं बता पाइएगा कॉइल का क्वालिटी फैक्टर, आप बोल दीजिएगा इन्फिनिटी होगा, ठीक है ना, ओमेगा एल बाई आर होगा कॉइल का, है ना। प्योर इंडक्टर का इन्फिनिटी होता है क्वालिटी फैक्टर, प्योर इंडक्टर का क्वालिटी फैक्टर इन्फिनिटी होता है, प्योर कैपेसिटर का इन्फिनिटी होता है, बट कॉइल का नहीं होता इन्फिनिटी, कॉइल का ओमेगा एल बाई आर होता है। ऐसा बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो आपको मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।